हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स दिए थे उनके बारे में बात करेंगे। सीटेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें इनके प्रत्येक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल थ्योरी है। उन्होंने लर्निंग को सोशल बताया है। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, टूल्स एंड सोशल इंटरेक्शन। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि जो बच्चा सीखता है वो सोशल एनवायरनमेंट में सीखता है और खुद अपने लर्निंग बाय डूइंग मतलब नॉलेज खुद से क्रिएट करता है सोशल एनवायरनमेंट में। तो उन्होंने सोसाइटी और कोग्निटिव डेवलपमेंट दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। दूसरा उनका जो कंसेप्ट है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो बच्चा अपने आप से कर सकता है और जो हाईएस्ट लेवल हेल्प करने के बाद बच्चा जो अचीव करता है वो है उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो इंडिपेंडेंटली वो करता है वो उसका करंट डेवलपमेंट है और जो हेल्प देने के बाद स्कैफोल्डिंग देने के बाद जो अचीव करता है वो उसका जेडपीडी होता है। जैसे कि पीयर हेल्प्स अ पीयर, टीचर हेल्प हो सकती है, पेरेंट्स हेल्प हो सकती है। इस तरीके से जो लेवल अचीव करता है लर्निंग का वो उसका जेडपीडी होगा। थर्ड है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होता है एक्सटर्नल जो सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को हिंट्स के थ्रू या टास्क को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के, तो वो स्कैफोल्डिंग होता है। जो हेल्प बच्चे को दी जाती है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में या लर्निंग को आसान बनाने में, वो स्कैफोल्डिंग होती है। MKO एक उनका कंसेप्ट है MKO का, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो जिससे उनको हेल्प मिलती है उनको बोलेंगे MKO, जिसको उससे जो बच्चा सीख रहा है उससे थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा होगी। या वो कोई पीयर भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकता है। ग्रेजुअली रिमूव्ड, और धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को कम कर दिया जाता है। फोर्थ नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग भी क्या होता है, एक तरीके से स्कैफोल्डिंग ही होती है। कोग्निटिव ग्रोथ फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड टूल्स। तो जो बच्चे ने बताया है कि जो बच्चे की वाइगोत्स्की ने बताया है कि जो बच्चे की लर्निंग होती है वो सोशल इंटरेक्शन में होती है, उसकी जो कोग्निटिव ग्रोथ होती है वो सोशल एनवायरनमेंट में होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गाइडेड एक्टिविटी। असिस्टिव लर्निंग मतलब जो असिस्ट करके, जो हेल्प करके हेल्प से बच्चा सीखता है, वो सोसाइटी भी हो सकती है या गाइडेड एक्टिविटी, यानी कि उसमें गाइड किया जाता है बच्चे को। उसकी लर्निंग में पहला जो स्टेप होता है इंटर साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि वो दूसरों की हेल्प से सीखता है। लर्निंग ओकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। इंटर में क्या होगा, दूसरों के साथ सीखेगा। इंट्रा होता है सेल्फ रेगुलेशन, अब उसने जो सीखा है उसको वो अप्लाई करेगा। इंट्रा साइकोलॉजिकल लेवल में इंडिविजुअल लेवल होता है, और जो इंटर होता है वो सोशल लेवल होता है या दूसरों के इंटरेक्शन में सीखता है। नीचे हमारे 3 कंसेप्ट दिए हुए हैं, गाइडेड पार्टिसिपेशन, डायनेमिक असेसमेंट और कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इनका मतलब होता है गाइडेड पार्टिसिपेशन में क्या होगा, बच्चे को हेल्प दी जाती है। डायनेमिक असेसमेंट क्या होती है, जब बच्चे का जो लेवल कितना है ये जानने के लिए असेसमेंट की जाती है ताकि उस तरीके की हेल्प बच्चे को दी जाए। थर्ड है कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इसमें क्या होता है, बच्चों को स्टार्टिंग में जैसे कोई मैथ की प्रॉब्लम है तो टीचर उसको सिखाता है स्टेप बाय स्टेप और बच्चे की हेल्प करता है। फिर टीचर जो है उसी तरीके का जो प्रॉब्लम होती है उसकी टर्म चेंज करके दूसरी प्रॉब्लम बच्चे को देता है और उसकी जो है अप्रेंटिसशिप करवाता है और हेल्प उसमें कम दी जाती है बच्चे को, यानी कि विद टाइम उसको रिमूव कर दिया जाता है स्कैफोल्डिंग को। तो यहाँ पे हमें ले वाइगोत्स्की के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, जो कल्चर का कंसेप्ट है वो जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, असिस्टिव लर्निंग, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, तो ये सभी कंसेप्ट उन्होंने दिए थे, ये हमें
याद रखना है और इन सब का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। वाइगोत्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट की 3 स्टेजेज उन्होंने बताई है। पहली स्टेज है सोशल स्पीच, जो कि 0 से 3 साल की होती है। इसमें बच्चा लैंग्वेज दूसरों से कम्युनिकेट करके सीखता है। चाइल्ड टॉक्स टू पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स, यानी कि दूसरों से बातें करके वो लैंग्वेज को सीखता है सोशल स्पीच में, और ये हमारी पहली स्टेज है 0 से 3 साल की। दूसरी स्टेज है प्राइवेट स्पीच, जो कि बच्चा 3 से 7 साल की होती है, और इसमें बच्चा खुद से बातें करता है। चाइल्ड टॉक्स अलाउड टू देमसेल्व्स व्हाइल थिंकिंग और सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जब बच्चा सोच रहा होता है या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, वो खुद से बात करता है। हेल्प्स इन प्लानिंग, सेल्फ गाइडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो उसकी प्राइवेट स्पीच है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, उसको प्लानिंग करने में हेल्प करती है, सेल्फ गाइडेंस में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। थर्ड स्टेज है इनर स्पीच, जो कि 7 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चा अपने आप से बातें करता है, लेकिन साइलेंट, वो मन ही मन में सोचता है। लेकिन जो प्राइवेट स्पीच होती है, उसमें वो खुद से बातें करता है। प्राइवेट स्पीच बिकम्स साइलेंट इंटरनल थिंकिंग, तो ये साइलेंट थिंकिंग बन जाती है। यूज फॉर रीजनिंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड प्लानिंग, और इसको सेल्फ रेगुलेशन के लिए, प्लान करने के लिए बच्चा यूज करता है। तो इसको स्पाई से भी याद कर सकते हैं। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच टॉक टू अदर्स, प्राइवेट टॉक टू सेल्फ, और इनर स्पीच थिंक साइलेंटली। तीनों स्टेजेस को हमें अच्छे से याद रखना है और समझना है। यहाँ एक ही स्लाइड में जो वाइगोत्स्की के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। पहला जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो लर्निंग होती है बच्चे की सोशल इंटरेक्शन से और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से होती है। दूसरा है जेडपीडी का कंसेप्ट, जो गैप होता है बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड अकेला क्या कर सकता है एंड विद गाइडेंस, तो उन दोनों के बीच जो गैप होता है वो जेडपीडी होता है। थर्ड है हमारा स्कैफोल्डिंग, इसमें बच्चा टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है बाय टीचर और अडल्ट अंटिल द चाइल्ड कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, जो जब तक बच्चा अपने आप खुद से नहीं कर पाता तो उसको हेल्प दी जाती है बाय टीचर या पीयर या किसी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेड लर्निंग। लर्निंग बिकम्स ईजियर विद द हेल्प ऑफ ए मोर नॉलेजेबल पर्सन, तो MKO, यानी कि जिसको जैसे टीचर, यहाँ पे पीयर और पेरेंट्स मोर नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनकी हेल्प से उसकी जो लर्निंग होती है वो ईजियर हो जाती है। नेक्स्ट है उनका प्राइवेट स्पीच, टॉकिंग टू वन सेल्फ, बच्चा खुद से बात करता है, और लाउड भी उसमें हो सकता है, बच्चा बाहर भी आवाज़ आ सकती है उसकी प्राइवेट स्पीच में। लेकिन जो 7 साल से ऊपर वाले की स्टेज आ जाती है इनर स्पीच, उसमें साइलेंटली थिंक करता है। नेक्स्ट है कोलेक्टिव मोनोलॉग, चिल्ड्रन टॉक टुगेदर बट ईच स्पीक फॉर हिमसेल्फ विदाउट रियली लिसनिंग टू अदर्स। इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक ग्रुप में बैठे होते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और अपने अपने जो काम, वो मान लिया एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, दूसरा राइटिंग कर रहा है तो मैं राइटिंग कर रहा हूँ। वो एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे होते, लेकिन खुद से बातें कर रहे होते हैं, एक ग्रुप में बैठते हैं, और इसको हम कोलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं। टॉक टुगेदर, बातें करते हैं, लेकिन ईच स्पीक फॉर हिमसेल्फ, खुद अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल टूल्स, लैंग्वेज, सिम्बल्स, बुक्स एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, तो जो बच्चे को हेल्प करता है, जो इनपुट बच्चे को दिए जाते हैं वो कल्चरल टूल्स में आ जाते हैं। वो सिम्बल्स भी हो सकती है, बुक्स भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी, ये सभी क्या हैं, कल्चरल टूल्स। को कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, नॉलेज इज बिल्ट टुगेदर थ्रू इंटरेक्शन एंड कोलेबोरेशन, तो वो जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग बच्चा सोसाइटी में खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। प्याजे
और व्यागोत्स्की दोनों ने ही इस कंसेप्ट पे बात करी है कि बच्चा खुद से बातें करता है, लेकिन दोनों ने अलग अलग नाम दिया। पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक नाम दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच बोला है। पहला है मीनिंग एंड पर्पज। उन्होंने यहाँ पे ईगोसेंट्रिक वर्ड का यूज़ किया है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की। ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा अपना ही पर्सपेक्टिव समझ पाता है। और ये लेकिन जो वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि जो बच्चा इसमें जो प्राइवेट स्पीच होता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, वो सेल्फ डायरेक्शन के लिए होता है, सेल्फ गाइडेंस के लिए होता है। तो पियाजे का ईगोसेंट्रिक है, नॉट फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता बल्कि बस। और इसमें क्या होती है, इनएबिलिटी होती है बच्चे को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की, वो खुद का ही पर्सपेक्टिव समझ पाता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट स्पीच होता है वो सेल्फ गाइडेंस के लिए, सेल्फ डायरेक्शन के लिए होता है। आगे नेक्स्ट है कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग जो ईगोसेंट्रिक का कंसेप्ट है वो डिक्लाइन हो जाता है, टाइम के साथ ख़त्म होता जाता है, डिसअपियर हो जाता है। 7-8 साल की उम्र में ये डिसअपियर हो जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि ये इंक्रीज होता है विद एज। तो जैसे उन्होंने पहले प्राइवेट स्पीच बोला, फिर इनर स्पीच बोला 7 से अबव ईयर के जो बच्चे होते हैं। और ग्रेजुअली क्या होता है, ये इंटरनल होता है। पहले बच्चा एक्सटर्नल बातें करता है, वो बाहर उसकी जो आवाज़ होती है वो बाहर आती है, मतलब बाहर वाले भी सुन सकते हैं। लेकिन जो इनर स्पीच का जब कंसेप्ट आता है तो वो बच्चा इंटरनल थिंकिंग करता है, एक्सटर्नल नहीं करता। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप टू सोशल स्पीच, नेगेटिव। तो उन्होंने पियाजे ने जो ईगोसेंट्रिक का कंसेप्ट है वो नेगेटिव लिया है, जबकि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने ये पॉजिटिव कंसेप्ट माना है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। लेकिन उन्होंने पियाजे ने बोला है कि बच्चे इससे क्या लेस सोशली होते हैं, वो अपना ही पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, इसलिए वो कम सोशली होते हैं और उनकी जो कॉग्निटिव है वो भी लेस मैच्योर होते हैं। लेकिन विद टाइम जब ईगोसेंट्रिक का कंसेप्ट कम हो जाता है तो उनके अंदर मैच्योरिटी भी आती है और उनका सोशल इंटरेक्शन भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है उन्होंने ये पॉजिटिव कंसेप्ट माना है कि और इससे जो है सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बच्चे का। रिलेशनशिप टू एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। तो जब बच्चा क्या होता है, खुद का ही पर्सपेक्टिव समझ पाता है तो वो सोसाइटी से कम इंटरेक्शन करता है, इसलिए एनवायरनमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन जो वाइगोत्स्की ने बताया है कि ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है और ये पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। प्राइवेट स्पीच साइन ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, डिक्लाइन विद एज, नॉट सोशली यूजफुल। तो कंक्लूजन के रूप में देखें तो जो पियाजे का ईगोसेंट्रिसिज्म होता है वो कम सोशली होता है, इसमें बच्चे कम मैच्योर होते हैं और ये टाइम के साथ डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म होता है और डिसअपियर हो जाता है 7-8 साल की उम्र में। इसमें बच्चे सोशली भी इंटरेक्शन कम होता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है उनका प्राइवेट स्पीच है टूल ऑफ थिंकिंग। ये बच्चे की थिंकिंग का एक टूल होता है, बच्चे को जो वो है सेल्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो प्लानिंग करता है, सेल्फ डायरेक्शन होता है बच्चे का। तो ये टूल ऑफ थिंकिंग माना है। इस तरीके से उन्होंने जो पियाजे और वाइगोत्स्की ने दोनों ने प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है। पियाजे ने इसको नेगेटिव कंसेप्ट माना है जबकि वाइगोत्स्की ने इनको पॉजिटिव कंसेप्ट माना है। इससे बच्चे कम सोशल इंटरेक्शन होता है, इसमें वाइगोत्स्की के प्राइवेट स्पीच में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और ये टाइम के साथ इंक्रीज होती है। और पियाजे की जो ईगोसेंट्रिसिज्म होती है वो टाइम के साथ डिक्रीज होती है, क्योंकि टाइम के साथ बच्चे में जो है मैच्योरिटी आती है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और वो दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने लग जाते हैं। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनसे रिलेटेड बहुत हर बार पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है। इनकी जो स्टेजेस हैं मेनली उनसे, इनकी स्टेजेस को तो याद रखना ही रखना है। इनके साथ जुड़े हुए जो कंसेप्ट होते हैं की कैरेक्टरिस्टिक होती है हर स्टेज की, वो भी हमें अच्छे से समझनी है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल की होती है। इसमें बच्चा टच करके सीखता है, चीज़ों को टच करके सीखता है। इसमें मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जो बच्चे की फिजिकल मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, सेंसेस के थ्रू सीखता है।
इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट आ जाता है। स्टार्टिंग में तो ये कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जब एंड तक लगभग बच्चा जब 2 साल का होना होता है तो उसमें ये कंसेप्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एग्जिस्ट करता है इवन व्हेन नॉट सीन। स्टार्टिंग में बच्चे के सामने अगर बॉल है, अगर उसको गायब कर दिया जाता था तो बच्चा समझता था कि वो गायब हो गई है, लेकिन अभी वो ऑब्जेक्ट परमानेंस में समझने लगा है कि वो गायब नहीं हुई, उसको बल्कि छुपा दिया गया है। दूसरा ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि बच्चा मान लिया किसी खिलौने तक पहुंचने की ट्राई करता है तो वो बार बार कोशिश करता रहता है, फेल होता है, कोशिश करता है, इस तरीके से वो उस खिलौने तक पहुंच जाता है। सर्कुलर रिएक्शन होता है, यानी कि वो जो है जिन बिहेवियर से बच्चे को प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, उन बिहेवियर को वो रिपीट करता है। बिगिनिंग ऑफ इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी का मतलब है कि उसका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड शुरू हो जाता है, यानी कि अगर बच्चे को किसी कोई खिलौना दिख गया तो वो उसकी तरफ जाना शुरू करेगा, तो वो ऐसे ही मूवमेंट नहीं करता, एक उसका इंटेंशन होता है। तो ये सब चीज़ें सेंसरी मोटर स्टेज में शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की होती है। इसमें बच्चा इमेजिन करता है, सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, यानी कि जो इमेजेस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको देखकर बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, यानी कि दूसरे का जो कंसेप्ट है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता, खुद का ही पर्सपेक्टिव समझ पाता है। अब मान लिया 2 बच्चों के पास एक खिलौना है, एक बच्चे का खिलौना है, लेकिन दूसरा बच्चा चाह रहा है कि वो उसे दे। अगर उसको नहीं दिया जाता तो वो ये समझता है कि उसको नहीं मिला, वो ये पर्सपेक्टिव नहीं समझता कि वो उसका नहीं है, वो अपना ही पर्सपेक्टिव समझता है, यानी कि उसके अंदर एक ही जो एस्पेक्ट होता है उसको लेकर वो सोच सकता है। जैसे फेमस एग्जाम्पल है यहाँ पे सेंट्रेशन का भी इसके साथ कनेक्ट करके सीख सकते हैं कि बच्चे को अगर 2 जार दिए जाते हैं, एक टोल जार होता है और एक वाइट जार होता है, दोनों में सेम पानी है, लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए तो किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा टोल में, लंबे वाले जार में ज़्यादा पानी बताएगा, क्योंकि उसको एक लंबाई का कंसेप्ट पता है, लेंथ का कंसेप्ट पता है, वाइडनेस के कंसेप्ट के बारे में वो नहीं सोच पाता। इसलिए जो बच्चे का सेंट्रेशन का कंसेप्ट इस उम्र में होता है, 2 से 7 साल की उम्र में, बच्चा एक ही एस्पेक्ट को देखता है, यानी कि सिर्फ लेंथ के एस्पेक्ट को वो देख पा रहा है, वाइडनेस के एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहा। एनिमिज्म होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से बातें करता है, उनको भी लिविंग थिंग्स की तरह सोचता है और उनसे बातें करता है। इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती बच्चे के अंदर। अंडरस्टैंड ओनली वन डायरेक्शन, इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब कि बच्चा केवल एक ही डायरेक्शन में सोचता है। अगर बच्चे को 5+4 का कंसेप्ट पता है कि 9 होते हैं, 5+4 9 बता दिया, तो वो इसको अगर इरिवर्सिबल करके 4+5 पूछेंगे या फिर 9-5 बोलेंगे तो वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा कि 9 - 5 = 4, तो इस इरिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की होती है, और इसमें बच्चा लॉजिकल हो जाता है। उसके अंदर कंजर्वेशन भी आ जाता है कि वो क्वांटिटी सेम रहेगी, जो सेंट्रेशन का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को नहीं पता होता कि वो लंबे वाले जार में ज़्यादा बताता, लेकिन अब कंजर्वेशन में उसको पता चला है कि क्वांटिटी उन दोनों के अंदर सेम है। क्लासिफिकेशन कर सकता है वो चीज़ों को, ये बर्ड है, ये एनिमल है, इस तरीके से चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर सकता है, उनका वर्गीकरण कर सकता है। सीरिएशन होता है, चीज़ों को ऑर्डर में, उनके साइज़ वेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में डाल सकता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे में, दोनों डायरेक्शन में वो सोच पाता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को एक तरीके का कंसेप्ट बता दिया कि 3+4 है, 7 होते हैं, तो वो अगर उसको फिर पूछा जाएगा कि 7 - 3 4 है, तो वो इस तरीके से वो रिवर्सिबिलिटी को भी समझ पाएगा। डिसेंट्रेशन होता है, मैनी एस्पेक्ट को, सेंट्रेशन में क्या सिर्फ सेंटर में सोचेगा, एक एस्पेक्ट को सोचेगा। डिसेंट्रेशन में क्या होगा,
वो अलग अलग ऐसे कंसेप्ट को सोचेगा, अलग अलग डिसेंट्रेशन हो जाएगा, वो अलग अलग दिशाओं में वो सोच सकता है, केवल एक ही दिशा में नहीं सोचेगा। सेंट्रेशन में तो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर पे ही सोचेगा, एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, लेकिन डिसेंट्रेशन में क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। लॉजिकल थिंकिंग तो आ जाती है, लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग तब आती है कि जब उसको ऑब्जेक्ट्स को लेकर कोई चीज़ समझाई जाती है। अब जैसे बच्चे को काउंटिंग का टॉपिक समझाना है कि चीज़ों को काउंट करना है, कोई भी 10 चीज़ें काउंट करनी है, तो उसको रियल लाइफ की मान लिया 5 पेंसिल दे दी, तो वो बच्चा उनको काउंट करेगा। तो वो उसको क्या है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ वो थिंकिंग कर रहा है काउंटिंग की, और उनको चीज़ों को अरेंज कर रहा है। तो ये उसका लॉजिकल थिंकिंग विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स रहेगी। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल या उससे ऊपर की होती है। इसमें बच्चा थिंक बियॉन्ड यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ। जैसे बच्चे को अगर वाटर साइकिल समझाना है तो वो कंसेप्ट के साथ समझ जाएगा वाटर साइकिल के बारे में, उसको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, यानी कि बच्चा इमेजिनरी थिंकिंग करना शुरू कर देता है, अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो, इस तरीके की वो कल्पनात्मक शक्ति उसके अंदर सोच हो जाती है, वो आ जाती है। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। 2 तरह की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव। डिडक्टिव में पहले क्या आएगा, रूल से वो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर बच्चे के अंदर लास्ट स्टेज में ये डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो जो हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग है वो 11 साल से ऊपर के टाइम में बच्चे को आ जाती है, और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो इस तरीके से हमने 4 तरह की स्टेजेस की। पहली है 0 से 2 साल की थी, जिसमें बच्चा टच करके सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज से सीखता है, डू करके। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद होती है 2 से 7 साल की, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा इमेजिन करना शुरू करता है, लेकिन सिंबल्स से, इमेजेस से बच्चा सीखता है, और ईगोसेंट्रिज्म बच्चे के अंदर होता है, और कंजर्वेशन नहीं होता, इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो सिंबल्स वर्ड्स पे ही होता है, अभी तक पिक्चर्स पे ही। ये ऐसी प्री स्कूल स्टेज होती है, अभी तक बच्चा स्कूल जाना नहीं शुरू होता। 7 से 11 साल की जो स्टेज होती है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने से शुरू करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो उसकी जो है लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसमें बच्चे में जो स्कूल में आने के बाद बच्चे के अंदर कंजर्वेशन भी आ जाता है, क्लासिफिकेशन, सीरियस, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरियशन के जो कंसेप्ट हैं, डिसेंट्रेशन, बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचने शुरू कर देता है, इस तरह की। और जो लॉजिकल थिंकिंग है, इस तरह के जो कंसेप्ट है बच्चे के, वो स्कूल में आने के बाद 3rd स्टेज में शुरू हो जाते हैं। लास्ट स्टेज है हमारा 11 से ऊपर की, जिसमें बच्चा थिंक बियॉन्ड है, जो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, हाइपोथेटिकल होगी, मतलब कल्पनात्मक होगी, डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग, इस तरह की जो हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। इस तरीके से इस वीडियो में हमने पियाजे और वाइगोत्स्की के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जाना, उनके प्राइवेट स्पीच के डिफरेंसेस को जाना। ये सभी जो कंसेप्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, इन सभी को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इनके नोट्स बनाना और उनका रिवीजन करना, ताकि जो आप अब सीटेट के एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, आगे जो भी आप टीचिंग का एग्ज़ाम दोगे उसमें भी वो पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पियाजे और वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ PYQ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट में पहले भी आए हुए हैं। सभी इम्पोर्टेंट PYQ को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।